नमस्कार दोस्तों टिटिनापुर रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे मुझे काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं था। जहां ट्रेन का निर्धारित समय तकरीबन 9:30 का था, तो वही इस समय रात के 10 बज चुके थे। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मचने लगी। स्टेशन पर पुलिस भी तैनात की गई थी ताकि यात्री लोग कुछ गलत न कर सके। स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी थी, जिस वजह से पुलिस का तैनात होना एक आम बात है। काफी देर तक इसी तरह ट्रेन के बारे में लोगों के बीच कसमकस होती रही। फिर इसी बीच मेरा छोटा भाई मेरे पास पहुंचा और बोला, भैया आप अभी तक गए नहीं? आपकी एग्जाम तो सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अगर लेट हो गए तो क्या होगा? तभी मैं अपने छोटे भाई को उस स्टेशन पर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो काफी वक्त पहले ही मैंने घर भेज दिया था। फिर उसने बताया कि जब उसे पता चला कि ट्रेन अभी नहीं आई है, तो वो मुझे टिफिन देने के लिए वापस स्टेशन पर पहुंच गया। टिफिन लेने के बाद मेरी भूख का भी इंतजाम हो गया। आधे पौने घंटे के बाद जाकर एक हॉर्न बजा। ट्रेन के इस हॉर्न को सुनते ही मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैं अपना सामान उठाते हुए अपनी बॉगी में चढ़ने को उतावला होने लगा। काफी लोग भी थे जो इस भीड़ का हिस्सा थे, और ट्रेन के अंदर चढ़ने से पहले मेरे छोटे भाई ने मेरे हाथ में एक धागा दिया, जो मेरी मम्मी ने खासकर मेरे लिए भेजा था। बचपन से ये धागा मेरे गले में बांधा रहता था। मेरे मम्मी के मुताबिक ये एक दिव्य धागा है जो मेरी सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन मुझे इन चीजों पर बिल्कुल भी खास विश्वास नहीं था। अब मम्मी ने बोला था तो उनकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता था। खैर, मैं ट्रेन की बॉगी नंबर 25 में दाखिल हुआ, जहां पर भी लोगों की कोई कमी नहीं थी। लगभग 2 घंटे तक मैं ऐसे ही खड़ा रहा। दरअसल डिब्बे के अंदर ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया। लोगों में कसमकस की हालत बनी हुई थी। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं बैठ भी नहीं सका। लेकिन 2 घंटे के बाद डिब्बे की हालत कुछ ऐसी हुई जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। दरअसल तकरीबन 1 घंटे के अंदर यात्री धीरे धीरे ट्रेन से कम होने लगी। फिर रात के तकरीबन 12:30 बजे के बाद हमारी बोगी के अंदर मेरे अलावा सिर्फ 2 यात्री मौजूद थे, और आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने उस बोगी को छोड़ दिया और वो भी अपने स्टेशन पर उतर गई। धीरे धीरे मेरा स्टेशन भी अब करीब आने लगा, लेकिन भूख के चलते मुझे किसी स्टेशन का इंतजार था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी जहां का टाइम 15 मिनट का था, यानी कि इस स्टेशन पर ट्रेन 15 मिनट का एक ब्रेक लेने वाली थी। लिहाजा मैं अपनी बॉगी से नीचे उतर गया और उसके बाद उस ट्रैक पर मौजूद एक पाव के पास पहुंच गया, जहां पर ठंडे पानी की सुविधा की गई थी। मेरे हाथ में एक बोतल थी जिसमें पानी भरने के लिए मैं उस पाव के पास पहुंचा, तो पहले से ही वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिनके हाथ में कुछ अजीब अजीब चीजें थे। मेरे हाथ में खाने का टिफिन भी था, तो मैंने सोचा कि ट्रेन के अंदर बैठकर खाने से अच्छा है मैं यहीं पर खा लेता हूँ। ऊपर से थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही थी, तो खाना खाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लिहाजा मैं वहीं पर आराम से बैठ गया, और जब मैंने टिफिन खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। टिफिन के अंदर खून से भरा हुआ एक प्याला था और मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, और इस भयानक नज़ारे को देखते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैं अपने टिफिन को देख ही नहीं पा रहा था कि तभी मेरी नज़र स्टेशन पर लगी एक बोर्ड पर गई, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, इस स्टेशन पर भोजन करना गुनाह है। इन शब्दों को मैं सही से नहीं समझ पाया, लेकिन इतना यकीन हो चुका था कि हो ना हो इस स्टेशन पर कुछ तो गलत है। एक ऐसा स्टेशन जिसके ऊपर खाना खाने को भी किसी गुनाह के रूप में जाना जाता है, तो फिर ये स्टेशन ही कैसा? फिर इसी बीच सामने की तरफ से एक कबाड़ी वाला, जो शायद वह कचरा चूने का काम कर रहा था, तो वो तेज तेज उस खाने की ओर बढ़ा और उस टिफिन को उठाकर वो खाना चबाने लगा। उसकी हरकत मुझे बड़े ही गंदी लगी और साथ ही बहुत ही डरावनी।
जिस वजह से उस स्टेशन की छाव से खड़ा होकर ट्रेन की तरफ भागने लगा। लेकिन अब मेरे हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया था। मैं चाहकर भी ट्रेन की तरफ नहीं भाग पाया और स्टेशन पर अटक गया। इतने में ही ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो गई। मैं चैन खींचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार के साथ वहां से चलना शुरू कर दिया। मैं कुछ भी करता लेकिन सब नाकाम रहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाया। इतने में उस कबाड़ी वाले ने मेरे कान में हल्की सी आवाज में कहा, स्वागत है तुम्हारा मौत के इस बवंडर में। और वो इतना कहकर वहां से दूसरी ओर चला गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब ट्रेन भी वहां से गुजर चुकी थी। इस स्टेशन की खामोशी कुछ हलचल बता रही थी और इसी बीच मुझे धूल से सनी खंडर की तरफ एक गाड़ भी दिखी। उस लवारिस गाड़ी को देखकर मुझे तो किसी की याद आ रही थी। शायद ऐसी नंबर प्लेट मैंने पहले भी कहीं पर देखी थी और मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर उस गाड़ी की याद करने लगा कि मैंने उसकी नंबर प्लेट को पहले कहां पर देखा था। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरे पीछे से पीपल के पेड़ के अंदर से कुछ अजीब से आवाजें निकलने लगी। अरे समीर, जरा अपने पीछे तो देखो, मैं यहाँ हूं। तभी मुझे याद आया कि ये तो ट्रेन की टीटी की आवाज थी, जो कि थोड़ी देर पहले मुझे ट्रेन में मिला था। लिहाजा जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि जोरदार सन्नाटे के बीच भयानक अंदाज में हुई खामोशी के अलावा दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। बार बार मेरा ध्यान उस पुराने गार्ड की तरफ जा रहा था और इसी बीच जब मेरी नजरें उस गार्ड के लाल कपड़े पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल यह तो हमारे गांव के गिरधरी नामक एक दादाजी की गाड़ी थी, जो सालों पहले रहस्यमय एक्सीडेंट में मर चुके थे। उनकी गाड़ी का आज तक कोई पता नहीं चल पाया था, लेकिन आज उनकी गाड़ी को देखकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। यह पहली बार था जब मैं किसी अविश्वसनीय चीज को देख रहा था। गांव के लोगों का कहना था कि उनकी गाड़ी धरती के अंदर समा गई, मगर जो मैं देख रहा था वो झूठ साबित नहीं हो सकता। धीरे धीरे मैं उस गाड़ी के पास जाने लगा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे यकीन हो गया कि ये तो वही गाड़ी है जो मैंने 7 साल पहले देखी थी। इस गाड़ी की एक एक पार्ट को निकाल लिया गया था, इसकी बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं था। इतने में एक कबाड़ वाला उस गाड़ी के पास पहुंचा और उसके नंबर प्लेट को तोड़कर वहां से ले गया। अब मेरा दिमाग जरा भी काम नहीं कर रहा था और थका हारा मैं इस वक्त पूरी तरह टूटा हुआ था। और इसी बीच मेरी नजर उस कबाड़ी वाले की आंखों पर गई तो मेरा दिल दहल गया। उसकी आंखों में 2 कठपुतलियां नजर आ रही थी, जिनके अंदर से खून निकल रहा था। और अब वह पर केवल एक कबाड़ी वाला नहीं था, बल्कि काफी सारे लोग थे। मैं सभी को घूरकर तो नहीं देख पाया, लेकिन जिसको भी देख रहा था उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि किसी अजीब आदमखोर जानवर की तरह दिखाई देने वाला एक अजीब सा शख्स जो मेरे हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि सिर्फ उसके हल्के से धक्का मारने से मैं उसकी ओर खिंचाव महसूस करने लगा। इसी बीच मेरा सिर भारी होने लगा और फिर मैं बेहोश हो गया। बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे रंगों में दौड़ना खून किसी पानी की तरह बहने लगी। इस बार मैं कुएं में पहुंच गया, जिसके अंदर कचरों का ढेर लगा हुआ था और बगल में वो कबाड़ी वाला काम कर रहा था। उस कबाड़ी वाले की वही दशा थी, उसकी आंखों में कठपुतलिया की जगह खून निकल रहा था। लेकिन अब की बार मेरा शरीर ढीला नहीं था और हाथ को हिलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं अपने पूरे शरीर को हिला नहीं पाया। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। जब मैंने अगल बगल में देखा तो मैंने पाया कि पहले से वहां पर कुछ लोग और थे जो मेरी ही तरह बंधे हुए थे
उनमें से एक 40 साल का व्यक्ति जो शायद अपनी जिंदगी का आखिरी मोड़ पर था, उसने मेरी मदद करते कहा, आपके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, तुम्हें उसी दरवाजे को ढूंढना है। अगर तुम यहाँ से मुक्त होकर उस दरवाजे को ढूंढ लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी, फिर तुम अपनी मौत से काफ़ी दूर जा सकते हो। लेकिन याद रहे, तुम्हें दरवाज़ा खोजने के बाद काफ़ी बातों का ध्यान रखना है और स्टेशन पर पहुंचते ही सही समय पर आने वाले ट्रेन का इंतज़ार करके उसी में बैठना है। अगर तुम सही ट्रेन का चुनाव नहीं कर पाए तो तुम्हें ज़िंदगी भर इसी कचरे में सड़ना होगा। और उसके बाद जब उस आदमी ने अपने ऊपर अड़ी सफ़ेद चादर का हटाया तो मेरा कलेजा मेरे मुंह पर आ गया। दरअसल उनकी बॉडी के सारे हिस्से वहाँ से गायब थी। उनके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध निकल रही थी और उस दुर्गंध से मेरी दशा अब खराब होने लगी। इसी तरह मैं अपने आप को कसमकस की हालत में डालकर अभी भी होश में था। मैं अपने आप को छुड़ा तो नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ मंत्रों के जाप से अचानक ही मैं मुक्त होने लगा। मेरे बगल में सोया है मृत आदमी अपने मुंह से किन्नी मंत्रों का जाप कर रहा था। जिसके पास शरीर नहीं हो वो कुछ मंत्रों का जाप करके क्या कर रहा होगा ये तो मैं नहीं समझ सका। लेकिन उसके बाद मेरे हाथ और पैर अचानक से मुक्त हो गया। खुद को इस तरह मुक्त होता देख मेरी जिंदगी जीने की उम्मीद में बढ़ोतरी हुई। इस समय तो मैंने अपने हाथ के पीछे देखा तो वो रूम नंबर 303 लिखा हुआ था। यानी कि आप यहाँ से मुक्त होने के बाद मुझे रूम नंबर 303 की तलाश करनी है। लिहाजा उसी समय में एक गुफा के अंदर घुस गया। दरअसल इस कुएं के अंदर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। जब मैं उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसके अंदर अंधेरी की एक मोटी चादर थी, जिस वजह से मैं सामने की ओर ठीक से देख नहीं पाया। फिर कुछ टाइम के बाद मैं एक चमकती रोशनी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो रूम नंबर 303 लिखा हुआ था, लेकिन उसके आगे कबाड़ी वाला मांस के टुकड़े को एकजुट करने का काम भी कर रहा था। उस कबाड़ी वाले की भयानक हरकत को देखकर मुझे भी डर लगने लगा, लेकिन मैं उससे छुपता हुआ वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि वो मुझे साफ साफ देख पा रहा था। फिर वो मेरी तरफ देखकर अपनी ओर आने का इशारा करने लगा, लेकिन मैं कहाँ इतनी जल्दी उसकी तरफ बढ़ने वाला था। मैं चौंका तो वहीं पर खड़ा रहा और उस भयानक कबाड़ी वाले के हाथों में ही इस मौत के कुएं से लेकर स्टेशन की भूतों की कमान थी। उस मृत आदमी के बताए अनुसार मैं चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं पर खड़ा रहा। लेकिन बाद में जो नजारा मैंने देखा उसे देखकर तो मेरा दिल दहल गया। मैं हताश होकर किसी खामोशी की तरह भाई के समंदर में डूब गया। उस कबाड़ी वाले ने अचानक रूम नंबर 303 का दरवाजा खोला तो उसमें से काफी सड़े हुए बॉडी बाहर निकलने लगी। मौत का तांडव यहीं पर नहीं रुका, बल्कि थोड़ी देर से सारे स्थान किलो मांस थी गंध मारने लगा। लेकिन उसके बाद वो कबाड़ वाला अचानक वहां से कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन मौके का फायदा उठाकर मैं सीधा रूम नंबर 303 के अंदर पहुंच गया। जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पहले से कुछ अजीब अजीब से चीजें लटकाई गई थी, जैसे कि मेरे बिल्कुल सामने की ओर लहसुन की बड़े बड़े टीले। लेकिन जैसे मैंने अपने हाथ को ऊपर की तरफ किया तो मेरे हाथ के अंदर से एक जोरदार रोशनी चमकने लगी। उस समय मुझे काफी लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि ये मेरे कानों के आर पार होने लगी और मैं अपने कानों के पास अपने हाथ देने लगा। फिर कुछ देर के बाद उस रोशनी ने अपने आप को एक अंधेरे में शामिल कर लिया और जब मेरी आंखें खुले तो मैंने देखा कि मैं स्टेशन पर खड़ा था। ये वही स्टेशन था जहां से मैं खतरों के सागर में डूबा था। उस स्टेशन की सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं उसकी रोशनी में जाकर खड़ा हो गया। मुझे अभी भी एक कबाड़ी वाला नजर आ रहा था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसा कि उस मृत आदमी ने बताया था कि मुझे 45 बजे पर आने वाली ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाना है। लेकिन अभी उस ट्रेन को आने में तकरीबन आधा घंटा बचा हुआ था और तब तक मुझे भयानक कबाड़ी वाले से किसी भी तरह बचना था, क्योंकि कभी भी मुझे वापस उस जगह पर पहुंचा सकते थे जहां मैं अपनी जिंदगी और मौत से लड़कर अभी वापस आया था। इन सभी के अंदर
एक बात कॉमन थी, इन सभी का शरीर सड़े हुए मांस का बदबू मार रहा था और भूख के मारे ये सभी कुछ भी खाने लगते। और मुझे तो पता ही लग चुका था कि इन लोगों का अगला शिकार मैं ही हूँ। लेकिन इतनी जल्दी में हिम्मत कहाँ हारने वाला था। फिर तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसी तरह डर के मारे इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसके बाद में अपनी जान बचाने में पूरी तरह से सफल हुआ, क्योंकि 1:45 बजे ट्रेन सही समय पर पहुंच गई। और फिर मैं उस ट्रेन में बैठकर वहां से रवाना हो गया। ये ट्रेन आबू घाटी स्टेशन पर रुकी, जहां पर इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। और इस तरह मेरी जान बच गई। जब मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से बात की, तब जाकर मुझे पता चला कि कुछ समय पहले एक स्टेशन पर कुछ कबाड़ी वाले कचरा उठाने का काम करते थे, लेकिन उन्हें सही समय पर खाना नहीं मिलता था, जिस वजह से वो मरे हुए लोगों की बॉडी का मांस चबाने लगते थे। और इस तरह कुछ लोगों ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया और फिर उनको आदमखोर समझकर वहीं पर जमीन में गाड़ दिया। आज उस स्टेशन पर भूतों का घर माना जाता है और आज भी वो आदमखोर कबाड़ी वाले लोगों का मांस खाते हैं। इस पर वो जिंदा लोगों को मार देते हैं और उन्हीं की बॉडी को अलग अलग करके उनकी दिल के साथ मांस के टुकड़ों को भोजन करते हैं। दोस्तों, सच बताओ तो इस हादसे के बाद में ट्रेन में सफर करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब ट्रेन के प्रति मेरे दिल में इतना डर बढ़ चुका था कि जब भी मुझे ट्रेन की याद आती तो मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।